आज की कहानी है पैसों के कारण बदलते रिश्तों की कहानी। रीना के पिता गिरधारी लाल सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के पहले इलाहाबाद में ही एक छोटा सा मकान बनवा लिया था। बड़े बेटे की नौकरी भी लगवा दी थी, लेकिन शेष दोनों बेटे और बेटी बेरोजगार ही रह गए थे। रीना बीए कर चुकी थी। वह उनकी तीसरी संतान थी। उसकी माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, साधारण गृहिणी थी। बड़े बेटे की शादी के बाद रीना की शादी के बारे में सोचा, जबकि उससे बड़ा एक भाई अभी तक अविवाहित था, परंतु वह बेरोजगार था। रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पैसा मिला था, उससे बेटी की शादी करके निश्चिंत हो जाना चाहते थे। रीना के पिता सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे पद पर नहीं थे, लेकिन चालाक किस्म के इंसान थे। रीना के लिए उन्होंने अनिल को पसंद किया था। वे सिविल इंजीनियर था और लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनात था। उसके पिता नहीं थे, घर में बस उसकी माँ थी। उसकी चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। इससे अच्छा लड़का रीना के लिए कहाँ मिलता। डॉक्टर इंजीनियर लड़कों की दहेज की मांग बड़ी लंबी होती है, लेकिन गिरधारी लाल ने अपने दामाद और उसके रिश्तेदारों को पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई कि रीना की शादी बिना दहेज के हो गई। रीना जब ब्याह कर ससुराल आई तो पति का बड़ा मकान देखकर दंग रह गई। पता चला ससुर जी ने बनवाया था। वे भी राज्य सरकार में किसी अच्छे पद पर थे। शादी के बाद रीना जब दूसरी तीसरी बार ससुराल आई तो पता चला कि उसके पति की आय के कई स्रोत थे। हर तीसरे चौथे दिन अनिल नोटों की मोटी गड्डियां लेकर घर आता था। उसकी सास भी उसकी माँ की तरह बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सासू जी का झुकाव अपनी बेटियों की तरफ कुछ ज्यादा ही था। कोई ना कोई बेटी सदा घर में बनी रहती, जैसे सभी नंदों ने आपस में तय कर रखा था कि बारी बारी से वे मायके आती रहेंगी। यहाँ तक तो सब ठीक था। रीना को नंदों के अपने मायके आने पर ऐतराज नहीं था, परंतु उसने महसूस किया कि जब भी कोई ननद आती तो पैसों की डिमांड लेकर आती और जाते समय 10-20 हज़ार रुपए लेकर ही जाती। सासू जी बेटियों को पैसा देते समय यह न सोचती कि बेटियों की मांग जायज़ है या नाजायज़। उसकी नंदों के बहाने भी वही गड़े गड़ाए से होते। वो कह रहे थे कि इस बार एक कमरा बनवा लें, 50 हज़ार रुपए जोड़ कर रखे हैं। अम्मा, आप कुछ मदद कर दो तो कमरा बन जाएगा। बेटे का एडमिशन दून स्कूल में करवाना है, कई लाख लगेंगे। अम्मा, आप कुछ मदद कर देना। बहुत दिनों से घर में एसी लगवाने की सोच रही थी। अम्मा, आप कहो तो लगवा लूं। अम्मा, एक नई कार आई है, 8 लाख रुपए की है। दामाद जी का बड़ा मन है लेने का। वैसे तो बैंक से फाइनेंस करवा रहे हैं, परंतु 2 लाख रुपए अपनी तरफ से देने पड़ेंगे। सभी का आशय यही होता था कि अम्मा जी पैसे दें तो नंदों के काम हो जाएं, और अम्मा भी इतनी उदार कि उनके मुंह से बस यही निकलता, ठीक है कर दूंगी। यह वे ऐसे कहती जैसे कि उनके पास पैसों का कोई गड़ा हुआ खजाना हो। सच भी था। अनिल सारा पैसा लेकर माँ के ही हाथ में देता था। रीना का तो जैसे वहां कोई अस्तित्व ही नहीं था, या वह उस घर की सदस्य ही नहीं थी। रीना को यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके पति की कमाई पर इस तरह ऐश करे, परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसे रोके। यह सिलसिला अपने आप रुकने वाला नहीं था। पति से कहने में डरती थी, कहीं वे बुरा ना मान जाए। वह कश्मकश में जी रही थी। शादी को अभी अधिक दिन भी नहीं हुए थे कि घर में अपना पूरा अधिकार जताए। घर के माहौल को समझने और उसे अपने पक्ष में करने के लिए सबसे पहले पति को अपने काबू में करना होगा। वह अपने पिता की तरह चालाक तो थी, परंतु खूबसूरती में थोड़ा कम थी, इसलिए अपने पति से दबती थी। अक्सर वह सोचा करती, पति ने उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी, जबकि वे अच्छे पद पर थे, उससे ज्यादा गोरे व खूबसूरत भी। परंतु अब वह उसकी पत्नी थी और इस घर की बहू। अनिल का स्वभाव बहुत अच्छा था। किसी चीज में मीन मेख निकालने की उसकी आदत नहीं थी। फिर भी पति से रीना ने कोई बात नहीं की। अगली बार जब वह अपने मायके गई तो अपनी मम्मी से घर की एक एक बात विस्तार से बताई और अपने संशयों का समाधान पूछा। उसकी मम्मी चिंतित होकर बोली, बेटी, हमने इसलिए नहीं तुम्हारे लिए इतना अच्छा कमाऊ पति ढूंढा था कि तुम उसकी संपत्ति को दूसरों के ऊपर लुटते हुए देखोगी। वह तुम्हारा घर है, वहाँ की हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है।
दामाद जी अच्छे पद पर हैं, अच्छा कमाते हैं, परंतु वे बहुत भोले हैं। उनके इसी भोलेपन का फायदा उनकी बहनें उठा रही हैं। वे अपनी माँ को पटाकर अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे पति की सारी कमाई तुम्हारी नंदों के घर चली जाएगी और एक दिन तुम कंगाल हो जाओगी। तो मैं क्या करूं? रीना ने अनजान बनकर पूछा। अरे, तुम एक स्त्री हो, अपने स्त्री हट का प्रयोग करो, पति को काबू में रखो और जो भी वे कमा कर लाएं उसको अपने हाथों में रखो। सास के हाथ में गया तो समझो बरसात का पानी है, कहीं भी बहकर चला जाएगा। उन्हें कैसे काबू में करूं? हाय दैया, तू जवान है, शादीशुदा है, पति के साथ रह चुकी है, अभी भी बताना पड़ेगा कि तुझे पति को कैसे काबू में रखना है। अरे, 2-4 दिन उससे दूर रह, जब भी वे पास आने की कोशिश करे मुंह बनाकर उससे दूर चली जाओ। रात में भी उसे पास मत आने दो। बस जब वह उतावला हो जाए तो जो चाहे करवा लो। रीना हौले से शर्माते हुए मुस्कुराई और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। इस बार जब वह ससुराल गई तो बहुत कुछ सीख कर गई थी। उसके तेवर बदले हुए थे। वह पति से बात तो करती, परंतु उसके मुख से हंसी गायब हो गई थी। स्वर में रूखापन आ गया था। काम की व्यस्तता के चलते पति अनिल ने महसूस नहीं किया, परंतु जब रात में उसने उसे अपनी आगोश में लेना चाहा तो वह छिटक कर परे हो गई। अनिल को आश्चर्य हुआ। वह एक पल रीना को देखता रहा, जो बिस्तर के किनारे मुंह दूसरी तरफ करके लेटी थी, परंतु उसका बदन हिलोरे मार रहा था, जैसे वे किसी बात को लेकर बहुत उत्तेजित हो। अनिल ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ घुमाने का प्रयास किया, परंतु रीना जैसे बिस्तर के किनारे चिपक गई थी। अनिल के स्वर में खीज उभर आई। ये क्या है रीना? यह बेरुखी क्यों? मेरा मन नहीं है, रीना ने ढिठाई से कहा। मन नहीं है, यह कौन सी बात हुई? इस बात को तुम सीधे ढंग से प्यार से मुस्कुराकर कह सकती थी। तुम्हारा व्यवहार बता रहा है कि कोई और बात है। रीना ने अपना मुंह अनिल की तरफ करके कहा, मैं एक इंसान हूँ, मेरा भी मन है। जब मेरी इच्छा होगी तभी तो कुछ करूँगी, बिना इच्छा के कोई काम नहीं होता। ये अचानक मन और इच्छा कहाँ से आ गए? तुम तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा। नहीं मन है तो नहीं करेंगे, परंतु बात तो ठीक से करो। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ। उसने उसे अपनी तरफ खींचा। रीना नाटक तो कर रही थी, परंतु मन में एक डर भी बैठ गया था कि कहीं अनिल नाराज़ न हो जाए। सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उसने कहा, मैं आपकी कौन हूँ? अनिल का मुंह एक बार फिर से खुल गया। क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में तुम्हारी पहेलियां नहीं आ रही हैं। जरा खुलकर बताओ, तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्या चाहती हो? रीना ने उसके सीने पर हाथ फिराते हुए कहा, मैं आपकी पत्नी हूं ना, तो फिर इस घर में मुझे पत्नी के सारे अधिकार चाहिए। मतलब तुम्हें कौन से अधिकार चाहिए? उसकी हैरानगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पत्नी के नाते तुम पर, तुम्हारे घर पर और तुम्हारी सभी चीज़ों पर मुझे अधिकार चाहिए। कोई तीसरा हमारे बीच में न रहे। उसने कटुता और मधुरता के मिश्रित भाव से कहा। अनिल समझ गया, तुम्हारा मतलब माँ से है। हाँ, माँ विधवा हैं, वे इस उम्र में कहाँ जाएंगी? नहीं, आप नहीं समझे। मैं माँ को घर से निकालने के लिए नहीं कह रही, परंतु उनको बुढ़ापे में आराम करने दीजिए। घर की जिम्मेदारी मुझे संभालने दीजिए। वैसे भी आप बहुत भोले हैं, आपको पता नहीं जो कुछ आप कमा कर लाते हैं वह कहाँ जाता है। कहाँ जाता है? आपकी बहनें किसी न किसी बहाने लूट कर ले जाती हैं। तो क्या हुआ? उनको ज़रूरत होती है तो ले जाती हैं। न जाने आपको कब अकल आएगी। उनकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होंगी और आप हमेशा इसी तरह लुटते रहेंगे। ज़रा सोचिए, क्या कल हमारे बच्चे नहीं होंगे? उनकी शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं होगा? क्या आप उनके लिए कुछ जोड़कर नहीं रखेंगे? हमारे खर्च हमेशा इतने ही नहीं रहेंगे, बढ़ेंगे। ज़माने को देखते हुए नया घर, बंगला और कार, क्या यह सब नहीं चाहिए? अनिल सोच में पड़ गया, फिर बोला, परंतु माँ के रहते घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना ठीक नहीं रहेगा। उनके मन पर क्या गुजरेगी? पिताजी के मरने पर किस तरह उन्होंने मेरी शिक्षा के लिए कष्ट उठाए, कहाँ कहाँ से पैसे का प्रबंध किया, मैं ही जानता हूँ। मैं उन्हें बुढ़ापे के सुख से वंचित नहीं कर सकता। रुपया पैसा उन्हीं के हाथ में रहेगा, बाकी घर की सारी जिम्मेदारियां तुम संभाल लो। अनिल के निर्णय से रीना का दिल टूट गया। वह क्या सोच कर आई थी, क्या हो गया था?
उसका मन चाहा नहीं हुआ तो उसके मन में और ज्यादा कटुता भर गई। उसने अनिल के साथ संबंध बनाए, परंतु बेमन से। उनके दाम्पत्य जीवन के लिए यह शुभ लक्षण नहीं था। रीना ने फोन पर अपनी मम्मी से सलाह ली तो उन्होंने बताया, वहां रहकर तू कुछ नहीं कर पाएगी। किसी तरह पति को मनाकर उनका ट्रांसफर इलाहाबाद करवा ले। इलाहाबाद रीना का मायका था। क्या वे मान जाएंगे? तू अगर मनवाएगी तो क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। इस बार रीना ने रूठने और मनाने की प्रक्रिया नहीं दोहराई। उसने दूसरा ही शस्त्र अपनाया। उसने अपने स्वभाव और व्यवहार को आवश्यकता से अधिक मृदु बना लिया। पति को इतना लाड प्यार करती कि आश्चर्यचकित रह जाता कि रीना के हृदय में प्रेम का इतना लंबा चौड़ा सागर अचानक कहाँ से उफाने मारने लगा। वह मन ही मन सोचता और इंतजार करता कि आगे क्या होगा। वह प्यार के मजे लूट रहा था। एक रात प्यार के सम्मोहन में डूबे अनिल से रीना ने कहा, क्या आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता? ट्रांसफर क्यों? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मैं चाहती हूँ जब तक हमारे कोई बच्चा ना हो तब तक के लिए आप अपना तबादला इलाहाबाद करवा लो। मैं अपने मम्मी पापा और भाइयों के करीब रह लूँगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा। तुम जब तब इलाहाबाद जाती ही रहती हो, क्या ये कम है? जानू, जब तब जाने और किसी के पास रहने में फ़र्क है। आप क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आखिर जीवन भर हमें साथ रहना है। एक दूसरे की इच्छा का सम्मान करना हमारा धर्म है। परंतु माँ कहाँ रहेंगी? माँ के लिए आप क्यों परेशान होते हैं? आपकी कोई ना कोई बहन हमेशा यहाँ रहती है। वे अकेली थोड़ी रहेंगी। तभी भी नंदे आती जाती रहेंगी। उनके खर्च के लिए पैसे देते रहिएगा। फिर लखनऊ इलाहाबाद में दूरी ही कितनी है? चाहे तो हर संडे को आप माँ से आकर मिल सकते हैं। अनिल के मन को बात जच गई। वह कुछ दिन पत्नी के साथ एकांत में बिताना चाहता था। इस घर में कोई ना कोई रिश्तेदार बना ही रहता था। गांव से दूरी बहुत कम थी। सगे रिश्तेदारों के अलावा दूर के रिश्तेदार भी आते जाते रहते थे। गांव से किसी का भी काम लखनऊ में पड़ता, रात रुकना होता तो वह धमकता हुआ अनिल के घर आ जाता। गांव के रिश्ते ऐसे होते हैं कि किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। अनिल मान गया। अगले दिन ही उसने अपने तबादले के लिए लिखकर दे दिया। वे जिस विभाग में था वहाँ तबादले आसानी से नहीं होते थे। सारे लोग कमाते थे, इसीलिए ट्रांसफ़र में भी पैसा चलता था। उसने हेड ऑफिस जाकर संबंधित क्लर्कों और इंजीनियरों की मुट्ठी गर्म की, तब जाकर उसका ट्रांसफ़र हुआ। जिस दिन तबादले का ऑर्डर उसे मिला, रीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। परंतु अनिल की माँ दुखी हो गई। बोली, बेटा बुढ़ापे में यही दिन देखना बचा था। अनिल ने बात बनाते हुए कहा, माँ नौकरी का मामला है, जाना ही पड़ेगा। परंतु आप चिंतित ना हो, मैं हर इतवार को आता रहूँगा। और फिर दीदी लोग बारी बारी से आती ही रहती हैं। आप अकेली नहीं रहोगी। मैं भी उनको बोल दूंगा कि आपका ख्याल रखें। अनिल ने इलाहाबाद में ज्वाइन कर लिया। 2-4 दिन गेस्ट हाउस में रहा। कुछ दिन ससुराल में डेरा डाला। 1 महीने के ही अंदर सिविल लाइंस एरिया में उसे सरकारी मकान मिल गया। वह रीना के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। नए घर को सजाने संवारने में रीना की माँ का बहुत योगदान था। नया फर्नीचर, नए पर्दे आदि सब कुछ खरीद कर लाया गया। बाहरी कामों के लिए रीना के दोनों बेरोजगार भाइयों ने बहुत भागदौड़ की। अनिल केवल पैसे खर्च कर रहा था। सारा काम उसके सालों और सास ने संभाल लिया। घर सज गया तो रीना को लगा अब वह इस घर की रानी थी। यहाँ उसके जीवन में दखल देने वाला कोई नहीं था। वह चाहे जो कर सकती थी, जैसे चाहे रह सकती थी अपने पति के साथ, अपनी खुशियों के साथ। उसकी खुशियों को पंख लग गए। इलाहाबाद में अनिल के जीवन में कुछ दिन शांति रही। जब नया प्रोजेक्ट मिला तो फिर से घर में पैसे की आमद शुरू हुई। पहली बार जब नोटों की मोटी गड्डी लाकर अनिल ने रीना के हाथों पर रखी तो उसका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। दिमाग में सनसनी सी दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। बोलना चाहा कर भी वह कुछ बोल न पाई। अनिल ने शांत भाव से कहा, अलमारी में रख दो। रीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन पैसों का क्या करे। पहली बार इतने पैसे उसके हाथ में आए थे। अंत में अपने को संयत कर उसने पैसे अलमारी के लॉकर में रख दिए। उसका मन कर रहा था गिन कर देखे। सभी 500-500 और 2-2 हजार रुपए के नोट थे। 58,000 रुपए से कम क्या होंगे?
ज़्यादा भी हो सकते हैं। अनिल से पूछ भी न सकी, वह सामान्य था, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। अनिल सो गया तो वह चुपके से उठी, अलमारी खोलकर रुपए गिने। कई बार गिने, कुल 70,000 थे। वह चकित रह गई, इतने सारे रुपए। रात में कई बार उठकर उसने रुपए गिने। उसे लग रहा था जैसे किसी साम्राज्य की वह महारानी बन गई थी। उसे दुनिया बहुत छोटी लगने लगी थी। रुपए नियमित रूप से आ रहे थे। अलमारी का लॉकर भर गया तो सूटकेस में रखने लगी। कभी कभी सोचती, इन रुपयों का वह क्या करेगी। घर में इतना रुपया रखना भी खतरे से खाली नहीं था। कहीं चोरी डकैती पड़ जाए, इस शंका के साथ साथ मन में एक अनमना भय कुंडली मारकर बैठ गया। एक दिन पति से पूछा, इतना सारा रुपया घर पे पड़ा है, क्या होगा इसका? अनिल ने लापरवाही से कह दिया, तुम अपने गहने कपड़ों के ऊपर खर्च करो, ज्यादा होगा तो कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जाएगा। दूसरे ही दिन रीना अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे कुछ गहने खरीदने हैं, मेरे साथ ज्वेलर्स के यहाँ चलोगी? क्यों नहीं बेटी, उसकी मम्मी फौरन तैयार हो गई। फिर दोनों बाजार गईं। रीता ने अपने लिए कई हजार रुपयों के गहने खरीदे। इसके बाद भी उसके पर्स में कई हजार रुपए बचे रह गए थे। उसकी मम्मी ने धीरे से पूछा, दामाद जी खूब कमा रहे हैं? हाँ, रीना ने संक्षिप्त जवाब दिया। तो बेटी, हमारा भी ख्याल रखना। तुझे तो पता है तेरे पापा का सारा पैसा तेरी शादी में लग गया। अब हाथ खाली हैं। दो बेटे बेरोजगार हैं, घर खर्च मुश्किल से चलाते हैं। पेंशन से क्या होता है, तुझे घर के हालात पता ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तू समझदार है, पैसे को जमा करके रखोगी तो शैतान खाएगा। कुछ पुण्य के काम में खर्च करोगी तो बरकत होगी। रीना ध्यान से मम्मी की बात सुन रही थी। वे ठीक ही कह रही थी। पापा की कमाई में क्या बरकत हो सकती है? उसे अभी इतना जीवन का अनुभव नहीं था, परंतु मम्मी कह रही थी तो सच ही कह रही होंगी। उसने पूछा, मम्मी, आपको कुछ चाहिए तो बोलिए। मम्मी छोटे बच्चे की तरह इटला गई। तेरा मन है तो एक अंगूठी दिलवा दे, बाद में कुछ और लूंगी। ठीक है। रीना ने मम्मी के लिए तुरंत एक अंगूठी खरीद दी। फिर तो यह जैसे एक क्रम बन गया। दूसरे तीसरे महीने रीना कोई ना कोई गहना गढ़वा लेती, साथ ही माँ के लिए भी छोटा मोटा गहना बनवाती। अपने पापा के लिए भी एक चेन और अंगूठी बनवा दी थी। भाइयों को बहन की इस उदारता का पता चला तो वो भी रीना के आगे पीछे डोलने लगे। छोटी छोटी मांगों से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए। फिर उनकी मांग मोटरसाइकिल पर जाकर रुकी। पैसा अथाह था, इसीलिए रीना और अनिल ने उनकी मांगें पूरी कर दी। कुछ दिन बीते, पैसा जमा होते होते लाखों पहुंच गया। रीना के पास भी गहने कपड़े इतने हो गए कि उनके प्रति उसका मोह समाप्त हो गया था। जीवन में विलासिता की अन्य वस्तुएं भी थी। यूं तो अनिल को ऑफिस की तरफ से जीप मिली हुई थी, परंतु घर में अपनी गाड़ी हो तो उसकी अनुभूति ही अलग होती है। आज बाजार में इतनी अच्छी लग्जरी गाड़ियां आ गई थी कि चाहे तो रोज एक गाड़ी खरीद लें। रीना का बड़ा मन था गाड़ी खरीदने का। उसने मन की बात अनिल से कही तो वह बोला, गाड़ी में तो कई लाख की आएगी, इनकम कहाँ से दिखाएंगे? इतना पैसा तो घर में ही रखा है। रीना ने मासूमियत से कहा, मूर्ख, यह कोई वेतन का पैसा नहीं है। गाड़ी खरीदते ही इनकम टैक्स वाले सूंघते हुए घर पहुंच जाएंगे। मैं कल ऑफिस से पता करता हूँ कि गाड़ी खरीदने का क्या तरीका है, ताकि बाद में कोई झंझट पैदा ना हो। दूसरे दिन उसने अपने XE अधिशासी अभियंता से पूछा, सर, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, कैसे करूँ? पैसा है? हाँ। उसे वाइट कर लिया? कैसे करूँ अभी तक नहीं समझ में आया। तो क्या सारा पैसा ऐसे ही घर में रखा है? हाँ। अनिल ने मूर्ख की तरह सिर हिलाकर कहा। उसने यह नहीं बताया कि उसका अधिकांश पैसा तो उसकी बहनों, सालों और सास ससुर ने हड़प कर लिया था। मूर्ख, मरेगा एक दिन। आजकल एंटी करप्शन और विजिलेंस वाले बहुत सक्रिय हैं। किसी ने शिकायत कर दी तो? खैर, मैं एक CA का नंबर देता हूँ, उससे बात करके उसके ऑफिस चले जाओ। ध्यान रहे, फोन पर कोई बात ना करना, उसके ऑफिस में जाकर ही बात करना। अगले दिन ही वह CA के दफ्तर में पहुंचा, अपनी समस्या बताई तो CA मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। उसने अपनी फीस बताई। अनिल ने हाँ की और घर चला आया। एक हफ्ते के अंदर ही नीना के नाम से कागजों पर एक बुटीक खुल गया। यह बुटीक पिछले 3 सालों से चल रहा था। पिछले 2 सालों की इनकम मात्र इतनी थी कि उस पर
कोई इनकम टैक्स नहीं बनता था। तीसरे साल इनकम काफ़ी बड़ी हुई थी, जिस पर लगभग 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देना था। रीना ने फर्जी बिलों पर दस्तखत बना दिए। सीए ने बताया कि 2 महीने के अंदर रीना का पैन कार्ड भी बन जाएगा। एडवांस टैक्स के बजाय एक मुश्त टैक्स भर देंगे। रिटर्न भरने की तारीख अभी कई महीने बाद की थी। पिछले 2 सालों के रिटर्न सीए ने कुछ जुर्माना भरकर दाखिल करवा दिए। इस तरह अनिल के कई लाख रुपए वाइट हो गए। अब उसने कार खरीद ली। 1 साल बाद रीना एक बच्ची की मां बनी। एक 3 सितारा होटल में जश्न मनाया गया। रीना और अनिल के जीवन में खुशियों के फूल खिल गए थे। दुख की कहीं कोई छाया नहीं थी। बेटी की देखभाल के बहाने आजकल रोज ही रीना की मम्मी उसके घर आने लगी थी। वह नवजात को तेल लगाती, नहलाती धुलाती और रीना को उसके पालन पोषण के तरीके बताती। इसी बीच रीना के छोटे भाई की कहीं सरकारी नौकरी में बात चली। 3 लाख रुपयों की मांग थी। उसकी मम्मी ने रीना से चिरौरी की। बेटी, तेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। बड़ा तो लगता है बेरोजगार ही रह जाएगा। उसे कोई प्राइवेट धंधा करवाना पड़ेगा। छोटा ही कहीं लग जाए तो। आगे उन्होंने बात को रीना के समझने के लिए छोड़ दिया। रीना अब नासमझ नहीं थी। रुपए का खेल वह अच्छी तरह समझ गई थी। रुपया जिसके पाले में होता है, उससे हारने के लिए सब तत्पर रहते हैं। सीए अनिल के रुपए वाइट कर ही रहा था। इसके अलावा भी काफ़ी रुपया ब्लैक का घर में रखा हुआ था। उसने कहा, मैं उनसे पूछ कर बताऊंगी। बेटी, तू कहेगी तो दामाद जी ना थोड़े ही कहेंगे। फिर भी उनसे पूछना ज़रूरी है। 3 लाख रुपए की बात है। आजकल अनिल उसे बचत की हिदायत देने लगा था। लखनऊ में एक मकान और एक प्लॉट खरीदने की बात चल रही थी। उसने फॉर्म भर दिया, बुकिंग अमाउंट दे दिया था। अलॉट होते ही पूरा पैसा भरना पड़ेगा। मकान और प्लॉट रीना के ही नाम थे। अनिल की 2 नंबर की कमाई भी उसके बुटीक के नाम पर सफ़ेद हो रही थी। फिर भी रुपए पैसे के लेन देन में पति की सहमति आवश्यक थी। 1000-2000 की बात हो तो कोई आंख मूंद कर भी दे दे। रात को सोते समय उसने अनिल से बात की। सुनकर अनिल गंभीर हो गया। फिर बोला, रीना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पैसे रिश्ते बनाता है तो बिगाड़ता भी है। जब तक हम देते हैं हम बहुत प्रिय होते हैं, परंतु जिस दिन अपना दिया हुआ मांग बैठते हैं उसी दिन उनके सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं। रिश्तों की सारी मधुरता विष बन जाती है। वे मेरे माँ बाप हैं, उनकी ज़रूरत पर काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे। रीना ने मान करते हुए कहा, ठीक है, समाज में रहते हुए हम सभी एक दूसरे के काम आते हैं, परंतु पैसे का लेन देन रिश्तों की निकटता और मधुरता को समाप्त कर देता है। हमारे पास पैसा है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि लोग हमें गरीब की भैंस समझकर दोहने लगें। तुम पहले भी इन सबको बहुत कुछ दे चुकी हो, मैं मना नहीं करता। दे दो, तुम्हारे भाई की नौकरी का सवाल है। परंतु जिस दिन भी तुमने उनसे एक पैसा मांगा, उसी दिन बेटी होते हुए भी तुम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो जाओगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अनिल हंस पड़ा। गांठ बांध लो, एक दिन ऐसा ही होगा। अच्छा, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो 3 लाख रुपए दे दो। दे देना, तुम्हारे पास ही तो रखे हैं। उसने टालने जैसे भाव से कहकर करवट बदल ली। 3 लाख रुपए देकर रीना के छोटे भाई की नौकरी लग गई, परंतु बड़ा वाला घर में बेकार बैठा था। माँ बाप की चिंता का सबसे बड़ा कारण वही था। उसकी उम्र भी निकल गई थी। अब या तो वह कोई प्राइवेट जॉब करता या अपना कोई व्यवसाय। कुछ दिनों बाद पता चल गया कि वह क्या करना चाहता था। एक दिन रीना की मम्मी सुबह सुबह आ गई। अब तक रीना की बच्ची लगभग 1 साल की हो गई थी। कुछ दिनों बाद ही उसका पहला जन्मदिन आने वाला था। रीना की मम्मी उस दिन मोनी को खूब दुलार प्यार कर रही थी। फिर जब अनिल ऑफिस चला गया तो रीना से बोली, बेटी, एक बहुत ज़रूरी काम है। कहने में संकोच हो रहा है, परंतु कहे बिना भी काम नहीं चलने वाला। दामाद जी बने रहें, उनकी नौकरी बनी रहे, तेरे घर में ऐसे ही धन वर्षा होती रहे, तू सदा खुशियों में झूलती रहे, मोनी के मुंह में सदा चांदी का चम्मच रहे। मम्मी, रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बड़ी बातें कर रही हो, लगता है बहुत तगड़ी डिमांड है। उसकी मम्मी झेम गई। सिर झुकाते हुए बोली, बेटी, अपनी औलाद के लिए माँ बाप को न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। रीना ने उत्सुकता से पूछा, अब ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी? अब क्या बताऊं,
परेश बेकार बैठा है, 30 साल का हो गया है, शादी करनी है, परंतु एक बेकार बेरोजगार लड़के के हाथ में कौन बाप अपनी बेटी का हाथ देगा। तो क्या उसकी शादी करने जा रही हो? रीना ने बीच में बात काटकर पूछा। नहीं रे, मैं तो उसके काज के बारे में कह रही थी। कुछ करेगा नहीं तो शादी कहाँ से होगी? अपने घर के पास मोहल्ले में ही एक दुकान खाली है, सोचते हैं कि उसके लिए किराने की दुकान खुलवा दें। तो खुलवा दो, रीना ने खुशी मन से कहा। खुलवा तो दें, परंतु इतना पैसा हमारे पास कहाँ है? तुम कुछ मदद कर दो। मदद? कितनी? रीना की आवाज़ जैसे थम गई। यही कोई 10 लाख रुपए। उसकी मम्मी ने भी दबे स्वर में कहा। 10 लाख रुपए! रीना के मुंह से निकला। उसे अनिल की पिछली नसीहत याद आ गई। मन में भय व्याप्त हो गया। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 3 लाख पर अनिल कितना नाराज हुआ था। आप 10 लाख रुपए क्या खुशी मन से देगा? मन को कड़ा करके उसने कहा, मम्मी, यह बात आप स्वयं उनसे कहिए। बेटी, तुम एक बार कहकर तो देखो। मम्मी ने मनुहार जैसी की। नहीं मम्मी, अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लखनऊ में एक मकान बुक किया है, कैश डाउन पेमेंट पर। अलॉटमेंट होते ही पूरा पैसा एक मुश्त भरना पड़ेगा। इसके अलावा 2 प्लॉट लिए हैं। हर महीने उनकी मोटी किस्त जाती है। मैं पहले ही उनकी नज़रों में बहुत बुरी बन चुकी हूँ, अब और बुरी नहीं बनूंगी। रीना ने साफ साफ कह दिया। उसकी मम्मी बोली, बेटी तू बदल गई है। माना कि तेरे पास पैसा है, परंतु वे दिन भूल गई जब हम तेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाते थे। मम्मी की आवाज़ में नाराज़गी और गुस्सा था। मम्मी, आप तो बुरा मान गई, परंतु आप नहीं जानती कि वे कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती जब हम इसे बेरहमी से लुटाने लगते हैं? बेटी, यह कोई लूट नहीं है, ज़रूरत है, इसीलिए मांग रही हूँ। तू खुद गर्ज हो गई है, कोई बात नहीं। मैं अब दामाद जी से ही मांगूंगी, तेरे सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी। माँ मुंह फुलाकर चली गई। रीना को आज समझ में आ रहा था कि पैसों का लेन देन रिश्तों में खटास भर देता है। अब ऐसा ही कुछ रीना और उसके मायके के बीच होने वाला था। किसी अनहोनी की आशंका से वह डर गई। काश उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। रीना ने अनिल को इस संबंध में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे ही रीना के मम्मी पापा उसके घर पर आ धमके। अनिल ने हैरानी से रीना को देखा और इशारों इशारों में पूछा, क्या बात है? रीना जानती थी, फिर भी इनकार में सिर हिला दिया, जैसे कुछ नहीं जानती थी। चाय पीते हुए रीना के डैडी ने बहुत मधुर आवाज में अनिल से कहा, बेटा, तुम्हारे समय से हमारा समय भी जुड़ा हुआ है, वरना बहुत कष्ट में जी रहे होते। रीना का रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ गया तो हमारा समय सुधर गया। अनिल समझ गया पैसे की मांग होगी, तभी जबान में मिश्री घुल रही है। डिमांड भी छोटी मोटी नहीं होगी, वरना ससुर जी नहीं आते। सासू जी रीना से ही मांग लेती। बताइए पापा जी, मैं क्या कर सकता हूँ? पहेलियाँ बुझाने का समय उसके पास नहीं था। तैयार होकर ऑफिस भी जाना था उसे। बेटा, अपने छोटे साले को तो तुमने सही जगह पर लगवा दिया। बीच वाला बेकार है, सरकारी नौकरी के लिए अब उसकी उम्र नहीं रही। सोचता हूँ कोई छोटा मोटा धंधा करवा दूँ। गिरधारी लाल की जबान से अभी तक मिश्री टपक रही थी। अच्छा है, अनिल ने कहा, बस तुम्हारा ही आसरा है। मेरे पास तो कुछ है नहीं। रिटायरमेंट के बाद जो बचा था रीना की शादी में खर्च कर दिया। यह बताकर वे जैसे अनिल के ऊपर एहसान लाद रहे थे। बिना दहेज के शादी हुई थी, खामखा हीन बनने की कोशिश कर रहे थे। अनिल प्रभावित नहीं हुआ, सीधा पूछा, बताइए कितना पैसा चाहिए? सुनकर रीना के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी हैरान रह गए। वे तो समझ रहे थे अनिल आसानी से नहीं मानेगा, परंतु सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अनिल ऊपर से जितना कठोर था, अंदर से उतना ही कोमल था। किसी को कष्ट में नहीं देख सकता था वह। गैर भी उसके सामने हाथ फैलाता तो वह कुछ न कुछ दे देता, परंतु वह पैसे का महत्व भी जानता था और यह भी समझता था कि बहुत निकट संबंधियों में पैसे का लेन देन कटुता को भी जन्म देता है। परंतु यहाँ मामला उलट था। ससुर जी पहली बार उससे कुछ मांगने आए थे। मना नहीं कर सकता था। मना कर सकता था अगर पहले से ही अपनी मुट्ठी बंद करके रखता। उसके घर में पैसे की रेल पेल थी, इसीलिए रिश्तेदार गुड़ में चींटी की तरह चिपके हुए थे। पहले दिया था, अब किस मुंह से मना करता? रीना से वह कुछ भी कह सकता था, परंतु ससुर जी को कैसे मना करता?
ससुर जी भी चालाक थे। उन्हें पता था रीना से बात नहीं बनेगी, इसीलिए सीधा उसके पास आए थे। बेटा, 10 लाख रुपए दे देते तो छोटी सी दुकान खुल जाती। ससुर जी की वाणी में मधुरता के साथ साथ दीनता भी टपकने लगी। सासू जी ने इस बीच जबान भी नहीं खोली थी। बेटी के साथ भी कोई संवाद नहीं किया था। शायद अभी तक नाराज थी। अनिल के दिमाग में कई सारे चित्र एक साथ कौन गए। रीना के खाते में कुछ 1 लाख रुपए होंगे जो ब्लैक से वाइट किए थे। कुछ लाख घर में पड़े थे। 10 लाख रुपए तो हो जाएंगे, परंतु कुछ दिनों पहले ही उसने कैश डाउन पर एक घर बुक किया था। अलॉट होने पर एक साथ पूरा पैसा भरना पड़ेगा। इसी साल अलॉट हो जाएगा। उसने कहा, आपने पहली बार मुझसे कुछ कहा है, मना तो नहीं करूँगा, परंतु रकम छोटी नहीं है। मेरी अपनी भी ज़रूरतें हैं। समय सबका एक जैसा नहीं रहता। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं पहले ही कह देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लौटाते रहिएगा। इसे बिना ब्याज का उधार समझिएगा, दान नहीं। अनिल की स्पष्टता से सास ससुर के चेहरे लटक गए। परंतु कहीं बात ना बिगड़ जाए, ससुर जी जल्दी से बोले, अरे बेटा, यह भी कोई कहने की बात है। और इस तरह रीना के दूसरे भाई की किराने की दुकान गली में खुल गई। 3 वर्षों बाद रीना एक बेटे की मां बनी। उसकी छठी खूब धूमधाम से मनाई गई। बेटी का चौथा जन्मदिन आया तो उसका जश्न भी एक बड़े होटल में मनाया गया। इसके बाद पता नहीं किसकी नज़र अनिल के सुखी परिवार पर पड़ गई। उसकी शिकायत विजिलेंस और एंटी करप्शन विभाग में किसी ने कर दी। जांच शुरू हुई तो रीना के फर्जी कारोबार की भी जांच होने लगी। अनिल के हाथ से सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए गए। उसकी पोस्टिंग ऑफिस में कर दी गई। वहां कमाई का कोई अवसर नहीं था। वे सूखे रेगिस्तान में एक एक बूंद के लिए तरसने लगा। उन दिनों घर का माहौल बीमार और थका थका सा था। हर कोने में मनहूसियत और बोझिलता थी। अनिल और रीना भी आपस में कम ही बात करते। उन्हें लगता कुछ बोलेंगे तो कहीं कुछ अप्रिय न घटित हो जाए। ऐसे दिनों की अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। उनके बुरे दिन थे, परंतु उनको सांत्वना और आश्वासन देने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि रीना के मम्मी पापा और भाई भी एक अटूट दूरी बनाए हुए थे। इसका स्पष्ट कारण भी था कि कहीं अनिल उनसे पैसे वापस न मांग बैठे। इसी बीच उसका मकान बनकर तैयार हो गया और बिल्डर की तरफ से पूर्ण भुगतान के लिए डिमांड नोटिस आ गई। अनिल वैसे ही परेशान था। इंक्वायरी की वजह से ऊपरी आमदनी ठप थी। वेतन से कितनी बचत होती थी। रीना का हाथ पहले की तरह खुला हुआ था। हफ्ते नहीं तो महीने में एक बार अपने और बच्चों के लिए खरीदारी करती ही थी। जोड़ तोड़ करके भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। ठेकेदारों ने भी उससे दूरी बना रखी थी। सच भी तो था, बिना मतलब के कोई किसी को क्यों घास डालेगा। अनिल अब हर ठेकेदार के लिए एक मामूली क्लर्क के समान था। बहुत सोच विचार कर अंत में उसने निर्णय लिया और रीना से कहा, अपने पापा से पैसे के लिए कहो, वरना मकान हाथ से निकल जाएगा। रीना ने आश्चर्य से कहा, मैं? आप कहते तो शायद दे भी दें। मेरे कहने पर देंगे? तुम एक बार कहकर तो देखो। उसने जोर दिया। मैं मम्मी से कह सकती हूँ। ठीक है, उन्हीं से कहो। दूसरे दिन रीना स्वयं मम्मी के यहाँ गई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, मम्मी, आपको तो मालूम है इनके खिलाफ जांच चल रही है। पता नहीं कब तक चलेगी। इसी बीच मकान का अलॉटमेंट लेटर आ गया है। बकाया राशि 3 महीने के अंदर जमा करनी है। वो कह रहे थे आप अगर कुछ रुपए वापस कर दें। उसकी मम्मी ने रीना को ऐसे देखा जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दी थी या उसके सर पर सींग उगाए थे। कड़े स्वर में बोली, हमारे पास पैसे कहाँ? आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, जो आपने लिए हैं वह वापस मांग रही हूँ। रीना ने ऐसे कहा जैसे मम्मी ने उसकी बात नहीं समझी थी। मैं भी उन्हीं पैसों की बात कर रही हूँ जो तुम लोगों ने दिए थे। सब दुकान में लगा दिए, क्या मेरे पास रखे हैं? और बिटिया, क्या हमने वापस देने के लिए मांगे थे? दामाद जी की कोई पसीने की कमाई थी? घूस में लिए थे और कमा लेंगे क्या? रीना के सिर में जैसे बम फटा हो। ये आप क्या कह रही हो मम्मी? हाँ, ठीक कह रही हूँ। दामाद जी की अभी लंबी नौकरी है, आज नहीं तो कल फिर से ऊपरी आमदनी वाली जगह पर लग जाएंगे। हमारे पास क्या जरिया है? कहाँ से लौटाएंगे? 2 पैसे की इनकम से घर चलाएंगे या जोड़ जोड़ कर तुम्हें लौटाएंगे? मम्मी ने साफ मना कर दिया। रीना लगभग रुआंसी हो गई। उसका मम्मी से लड़ने का मन कर रहा था, परंतु उद्वेग में उसका गला भर आया
और वह केवल इतना ही कह सकी, वे मुझे घर से निकाल देंगे। उसकी तू चिंता मत कर, अभी तेरी शादी के 7 साल नहीं हुए हैं। अनिल ने अगर ऐसी कोई हिमाकत की तो उसे दहेज कानून में फंसा दूंगी। आप ऐसा करोगी? रीना ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसलिए चुपचाप अपने घर जा और आज के बाद पैसा मांगने यहाँ मत आना। रीना के हृदय में हाहाकार मचा हुआ था। मस्तिष्क में आंधियां सी चल रही थी। शरीर जैसे झंझावात से डामाडोल हो रहा था। छोटे बच्चे को गोदी में लिए जब गिरते पड़ते वह घर पहुंची तो ऐसे हाँफ रही थी जैसे किसी वीरान रेगिस्तान में उसे जंगली जानवरों ने दौड़ा लिया था और वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर तक पहुंची थी। अनिल घर पर ही था। उसकी दशा देखकर वह समझ गया। पूछा, उन्होंने मना कर दिया? रीना ने अपने पति के चेहरे को देखा। वह बहुत मासूम और निरीह लग रहा था। रीना को उस पर तरस आया। मन हुआ उसके गले लगकर खूब रो ले, परंतु वह केवल इतना ही कह सकी, हाँ। मैं जानता था यही होगा। पैसा ऐसा ही है कि वह रिश्तों को बनाता कम बिगाड़ता ज़्यादा है। यही बात मैं सदा तुमसे कहता था। हाँ, आज मैं समझ गई हूँ कि पैसे के आगे सगे माँ बाप भी कैसे पराये हो जाते हैं। पराये तो फिर भी पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन अपने कभी नहीं करते। पैसे के लिए वे ईमान, धर्म और रिश्ते सब खराब कर लेते हैं। अब आप क्या करोगे? उसने रुआंसे स्वर में पूछा। मैं तो किसी न किसी प्रकार पैसे का प्रबंध कर लूंगा, परंतु आज एक प्रण लेता हूँ। चाहे कोई कितना भी बड़ा लालच दे, मैं घूस के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरे मासूम बच्चों पर उस पैसे की छाया पड़े और वे बिगड़ जाएं। रिश्ते बिगड़ गए तो कोई बात नहीं, फिर बन जाएंगे, परंतु अगर औलाद खराब निकल गई तो जीवन भर का रोना रहेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। पैसे के कितने रंग मैंने देख लिए। यह कैसे लोगों के मन में पाप भरता है यह भी देख लिया। यह सुख कम, दुख ज्यादा देता है। हाँ, चलो उठो, आज से हम एक नया जीवन आरंभ करेंगे। उसने रीना की गोदी से छोटे मुन्नू को ले लिया। रीना ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसके सारे झंझावात मिट चुके थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।